मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट 22 फरवरी 2015 प्राइमरी लेवल का सीडीपी अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। सीटेट एग्जाम में ज़्यादातर प्रश्न प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो पूर्व में आए हुए प्रश्नों के टॉपिक से ही घुमाकर पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए यदि आप लोग सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर हल करके जाएं। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। तथा यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ए, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। बी, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। सी, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश। डी, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो ध्यान रखना आप लोग, कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आप लोग गेस करेंगे, अगर प्रश्न नहीं भी पता है तो आपको प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ए, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश हो सकता है क्योंकि प्रजातांत्रिक सबसे बेस्ट माना जाता है, तो आगे देखते हो सकता है इससे भी अच्छा आंसर रहे। बी, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, ये निगेटिव पॉइंट है। क्यों नहीं रहेगा भाई संवेगात्मक विकास के लिए? क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, ऐसा नहीं है। अगर आप विद्यालय में बच्चा जा रहा है तो वहाँ पर अध्यापकों का भी कार्य बनता है, तो गलत हो जाएगा। कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, नियंत्रित मतलब कंट्रोल, ये निगेटिव पॉइंट है, ये भी गलत है। कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, ये भी गलत है क्योंकि किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए बल्कि प्रजातांत्रिक होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है ये ए है, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है? तो ए, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। ए, खुले अंत वाले प्रश्न। बी, परियोजना। सी, अवलोकन। डी, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है तो डी, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, ये जो है नहीं है, उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। बाकी खुले अंत वाले आपको पता ही होगा, परियोजना, अवलोकन, ये तीनों हैं, लेकिन इसका सही आंसर हो गया डी, ये जो है रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। मतलब एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ए, पुस्तकों से उत्तर को लिखाने पर बल देना। आप ध्यान रखना, निगेटिव पॉइंट होता है क्योंकि पुस्तक से अगर आप देख के लिखा रहे हैं तो तरह से आप पूरा सेम टू चीटिंग जैसे कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए आप लोग पढ़ के जाइए और अच्छे से अपनी समझ के अनुसार आंसर लिखाइए। बी, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिक अधिगम पर ध्यान देना। समूह मतलब ग्रुप के बजाय व्यक्तिक मतलब पर्सनल सिखाने पर ध्यान देना, ये भी गलत है क्योंकि किसी बच्चे को आप व्यक्तिगत रूप से क्यों सिखाओगे, निगेटिव पॉइंट है, ये भी गलत हो गया। सी, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना भी निगेटिव पॉइंट है क्योंकि आपको कोई भी प्रॉब्लम बच्चे पे आता है, व्यवधान समस्या आती है, आपको हल करना चाहिए। डी, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है और ये सही हो जाएगा क्योंकि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में आपको रहना ही चाहिए। तो प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है? मतलब 3 सही एक गलत है। ए, बच्चों के प्रयासों को स्वीकृत। बी, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। सी, बच्चों को स्वीकार करना। डी, अध्यापक का सकारात्मक रुख। तो बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का बी, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना।
अगला प्रश्न है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? एक, लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। बी, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। सी, सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। डी, लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो आप लोग ध्यान रखना, इसमें प्रश्न पूछा है लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिया गया है, कौन सा सही है? तो लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, गलत है, क्योंकि लड़कों को घर के बाहर में कामों में एक तरह से लिंग भेदभाव है, वायस है कि लड़कों को घर के बाहर काम करना चाहिए, लड़कियों को घर पर काम करना चाहिए, गलत है। जो भी काम है लड़के लड़कियों को सभी को कहीं भी बाहर भी कर सकते हैं और घर पर भी कर सकते हैं। लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, ठीक है, हो सकता है। सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, ये भी एक तरह से कमजोरी को दर्शा रहा कि अब लड़कियां जो है पढ़ने में अच्छी नहीं होती, इसलिए उनको गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, ये भी गलत है। लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, क्यों? लड़कियों को बाहर के भी कामों में और घर के कामों में भी सहायता कर सकती हैं। तो इस तरह से आपका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ये बी, लड़कों को घर को कामों में सहायता करनी चाहिए। नेगेटिव पॉइंट मतलब नहीं है, नॉर्मली लोग कहते हैं कि आपको घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, तो ये जो है लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, ये सबसे बेस्ट आंसर है। लड़कियों के घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, एक तरह से यहाँ भी दिखा रहा है आपको निगेटिव पॉइंट, आप ये बोल रहे हो लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, मतलब बाहर नहीं करनी चाहिए, तो लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 5 का भी सही जवाब है। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसे गलतियां मिलती हैं, इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ए, अधिगम में अशुद्धता के। बी, अधिगम में असक्ता के। सी, अधिगम में कठिनाई के। डी, अधिगम में समस्या के। तो एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं, इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो ए, अधिगम में असुविधा के। बी, अधिगम में असक्ता के। सी, अधिगम में कठिनाई के। डी, अधिगम में समस्या के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का बी, अधिगम में असक्ता के, एक तरह से असमर्थता, सीखने में समस्याएं। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ए, सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। बी, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों, ग्रेडों पर। सी, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। डी, शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। अगला प्रश्न है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? ए, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। बी, उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। सी, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता। डी, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। तो अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। ए, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। बी, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती हैं। सी, ये बच्चों के विचार के अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं, ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। डी, एक कक्षा के कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप ध्यान रखना, कुछ निगेटिव पॉइंट है, जैसे कक्षा में
ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के आधार उपलब्ध कराती हैं, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। विद्यार्थियों में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, बिल्कुल गलत है। या अध्यापकों को बच्चों को डांटना नेगेटिव पॉइंट रहेगा तो ये गलत ही हो जाएगा। ये बच्चों के परिवार के ये बच्चों के विचार के अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। तो बच्चों के विचार के अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। इन लोगों का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूल चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, सी अपसारी चिंतन, डी अभिसारी चिंतन। तो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी अपसारी चिंतन से। अगला प्रश्न है, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। ए उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। बी उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत ना करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। सी शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। डी कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। अगला प्रश्न है, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? ए विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। बी विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना। सी प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद। डी प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। तो अधिगम अनुभव को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का ए विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर। केवल शब्द अगर मैं बताया हूँ ऐसे में नेगेटिव पॉइंट गलत हो जाता है। तो केवल याद करने पर पुनरावृत्ति, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी तीनों जो है सुगम बनाते हैं, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, प्रकरण पर चर्चा, वाद विवाद, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। ये सारे पॉजिटिव पॉइंट है, ये सारे सही है, लेकिन ये जो है गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। ए उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। बी बच्चे की छवि की सुरक्षा करना। सी उनके अंकों में सुधार करना। डी उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का डी उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार है? ए भाई बहन एवं अध्यापक। बी अध्यापक एवं साथी। सी साथी एवं माता पिता। डी माता पिता एवं भाई बहन। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था, ध्यान रखना, प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो समूह में स्वीकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी माता पिता एवं भाई बहन। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। ए प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। बी प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम। सी प्रेरणा का मानवतावादी उपागम। डी प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। तो विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? ए 11 से 18 वर्ष। बी 18 से 24 वर्ष। सी जन्म से 6 वर्ष। डी 6 से 11 वर्ष। तो ध्यान रखना कौन सा समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। बाल्यावस्था तो आपको भी पता होगा, जो शैशवावस्था होता है 0 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, और जो किशोरावस्था ये 12 से 18 वर्ष होता है।
तो ये पॉइंट को भी आप लोग याद रखना। तो यहाँ पूछा क्या है, बाल अवस्था। बाल अवस्था कितना आता है, 6 से 12 वर्ष। तो यहाँ पर लगभग जो मिल रहा है वो 6 से 11 वर्ष। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा डी। बाल अवस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है 6 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न है, आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति के नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? ए, चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना। बी, स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस। सी, सतत तथा असतत अधिगम। डी, प्रकृति तथा पालन पोषण बाद विवाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, प्रकृति तथा पालन पोषण बाद विवाद। अगला प्रश्न है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं ए, पार्श्वकरण। बी, पूर्व क्रियात्मक चिंतन। सी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। डी, सहारा देना। तो ध्यान रखना, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाती है, लेकिन वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कर लेती है। मतलब उसके पास जो प्रॉब्लम है खुद नहीं कर पाती है स्वयं अकेले, लेकिन किसी के साथ किसी का मार्गदर्शन पाती है तो कर लेती है। तो यह मार्गदर्शन को क्या कहते हैं, इस मार्गदर्शन को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का डी, सहारा देना। ठीक है। अगला प्रश्न है, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिख दिया। यह संकेत करता है कि अध्यापिका ए, एक अधिक उपयुक्त परिभाषित शब्द का पालन करती है। बी, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है। सी, लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। डी, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का सी, लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। क्योंकि सभापति होता है नॉर्मली बोल रहा है पुरुष, लेकिन सभाध्यक्ष ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। तो ध्यान रखना वो क्या कर रही है, लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? ए, शिक्षण के साथ परीक्षण तथा तालमेल बैठाने के लिए। बी, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए। सी, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों को सुधारना। डी, या समझने के लिए कि अधिगम किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, या समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलवर के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता के अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? ए, स्तर 3। बी, स्तर 4। सी, स्तर 1। डी, स्तर 2। ध्यान रखना, लॉरेंस कोहलवर के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, स्तर अर्थात लेवल 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है, मतलब गलत है? एक कौन सा है जो गलत है? ए, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना। बी, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। सी, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना। डी, समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। तो कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का बी, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। अगला प्रश्न है, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक है? अधिगम मतलब सीखने में, लर्निंग में आकलन किस लिए आवश्यक है? ए, ग्रेड एवं अंकों के लिए। बी, जांच परीक्षण के लिए। सी, प्रेरणा के लिए। डी, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए। तो अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, प्रेरणा मतलब मोटिवेशन के लिए। इस तरह के प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, पिछले पेपरों में आ चुका है।
प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? ए समायोजन, बी साम्यधारण, सी आत्मसातकरण, डी संगठन। तो प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी आत्मसातकरण, अर्थात अपने आप पे अप्लाई करना। अगला प्रश्न है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है? ए व्यक्तिगत भिन्नता से, बी बुद्धि के सिद्धांत से, सी वंशानुक्रम से, डी पर्यावरण से। तो हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग सबका होता है। तो यह सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए व्यक्तिगत भिन्नता से, मतलब व्यक्ति की भिन्नता से। अगला प्रश्न है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है? ए समावेशी शिक्षा, बी विशेष शिक्षा, सी एकीकृत शिक्षा, डी अपवर्जक शिक्षा। तो वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा जो पॉइंट है महत्वपूर्ण है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। वैसे हम लोग इस टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है ए संवेगात्मक विकास से, बी सामाजिक विकास से, सी संज्ञानात्मक विकास से, डी शारीरिक विकास से। तो ध्यान रखना, कोई भी नाराज हो सकता है, आसान नहीं है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए, सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए संवेगात्मक विकास से, संज्ञानात्मक नहीं, कॉग्निटिव नहीं, इमोशनल डेवलपमेंट से। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विकृति लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण है? ए डिस्ग्राफिया, बी डिस्प्रैक्सिया, सी डिस्कैलकुलिया, डी डिसलेक्सिया। मैंने पहले ही कहा, समस्या संबंधित हर एग्जाम में आप देख लीजिए प्रश्न पूछा जा रहा है, किसी भी एग्जाम में, किसी भी वर्ष। तो विकृति लिखावट मतलब लिखने की समस्या से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? सही जवाब हो जाएगा ए डिस्ग्राफिया। मैंने पुनः सब प्रॉब्लम लिख दिया है। डिस्ग्राफिया जो था भी लिखने की समस्या, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिस्कैलकुलिया गणितीय समस्या, डिस्मॉर्फिया भ्रम की समस्या, डिस्फेसिया बोलने की समस्या, डिस्प्रैक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, डिस्थेमिया तनाव से संबंधित समस्या, ऑस्टिज्म सामाजिक अंतर क्रिया क्षमता, अफेसिया भाषा से संबंधित अक्षमता। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ए भाषा, बी सामाजिक अनुभव, सी परिपक्वन, डी क्रियाकलाप। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी सामाजिक अनुभव। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? ए पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, बी केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, सी इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, डी पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। तो इस तरह से सीटेट जो 22 फरवरी 2015 को संपन्न हुआ था, प्राइमरी लेवल का CVT प्रीवियस ईयर का पेपर था, कंप्लीट किए हम लोग 30 क्वेश्चन। यदि आप लोग तुरंत नोटिफिकेशन चाहते हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दिया गया है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज के ग्रुप या फिर आपके जो भी फ्रेंड सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ सारा सेशन हम लोग हिंदी, मैथ, GS और जो भी चीज़ें इंग्लिश या संस्कृत है जितना हो सके हम लोग कवर करेंगे और वही प्रश्न करेंगे। इसके बाद टेस्ट शुरू करेंगे जो आपको मैक्सिमम एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे व्यू कम आता है तो निराशा होती है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो आप लोग प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।